नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अनुमान के करीब रहे टीसीएस के तीसरी तिमाही के नतीजे। कंपनी का मुनाफा 10,431 करोड़ से बढ़कर 10,840 करोड़ हुआ। कुल 75 रुपए डिविडेंड का ऐलान। 3 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में शानदार बाउंस बैक। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़े। आईटी मेटल शेयरों में जोरदार तेजी। सेंसेक्स 887 और निफ्टी 242 अंक चढ़ा। जोशीमठ संकट पर पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से फोन पर की बात। लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास पर हर मदद का दिया भरोसा। ग्राउंड पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात। जबरन धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई गंभीर चिंता। कहा, राजनीतिक रंग देने से बिगड़ेगा माहौल। केंद्र को भी एक्शन लेने के लिए कहा। अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को। ब्राजील की संसद और सुप्रीम कोर्ट में हिंसा और तोड़फोड़। राजधानी में इमरजेंसी लगी। 400 बोल्सोनारो समर्थक उपद्रवी गिरफ्तार। पीएम मोदी ने हालात पर जताई चिंता। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का कहर। 267 ट्रेनें कैंसिल, 90 से ज्यादा लेट। हवाई सेवा भी प्रभावित। मौसम विभाग का अनुमान मंगलवार के बाद ही मिल सकती है राहत। टीसीएस ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। Q3 में कंपनी के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 10,431 करोड़ से बढ़कर 10,840 करोड़ हो गया है। कंपनी ने 67 रुपये प्रति शेयर स्पेशल डिविडेंड का ऐलान किया है। टीसीएस के नतीजों पर डिटेल से समझते नतीजों को हमारे सहयोगी हर्षदा सावंत हमसे जुड़ गई है। बताएं हर्षदा, कैसे रहे टीसीएस के नतीजे? टीसीएस की ये तीसरी तिमाही कुछ धूप कुछ छांव वाली है, लेकिन कोई खास धमाका नहीं है। अब धूप कहां पर है? डॉलर रेवेन्यू का जो आंकड़ा आया है 7,775 मिलियन डॉलर का अनुमान से ज्यादा बेहतर है। यहां पर एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है, जहां पर अनुमान 6,990 मिलियन डॉलर का था। जहां पर थोड़ी सी निराशा है वो है मार्जिन दरअसल आए हैं 24.5% पर। आधे % तक का इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्केट एज्यूम कर रहा था कि करीब 24.7% के आसपास के मार्जिन्स जाएंगे। हालांकि कंपनी कहती है कि इस समय सप्लाई साइड चैलेंजेस कम हुए हैं, करेंसी का सपोर्ट मिला है, ओवरऑल कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें बढ़त देखने को मिली है, और ये सारी चीजें हैं जो मार्जिन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जो कमेंट्री अब तक आई है वो इंडिकेट यही कर रही है कि शायद इस साल के अंत तक, यानी कि FY23 करीब 25% के आसपास के मार्जिन्स का जो वादा था वो कंपनी डिलीवर कर पाएगी। कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में अगर आप देखें, करीब 2.2% के आसपास तक की ग्रोथ देखने को मिली है। एक्सपेक्टेशन थी कि करीब 1.5% के आसपास सिमट कर रह जाएगी, तो वो भी एक बेहतर आंकड़ा है। अगर आप सेक्टोरल या फिर सेगमेंटल ब्रेकडाउन देखें, रिटेल बिजनेस में 18% तक की ग्रोथ है। बीएफएसआई में करीब 11% तक का इजाफा देखने को मिला है। ज्यादातर सेक्टर्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन बीएफएसआई जो पिछले साल इस तिमाही में 13% से बढ़ रहा था वो 11% पर आ रुका है। क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, एंटरप्राइज एलोकेशन, ये 3 एरियाज हैं जो दरअसल इस ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं। अब यहां से आगे डील विंस की स्थिति क्या रहेगी वो इंपॉर्टेंट रहेगा। इस क्वार्टर के लिए 7.8 बिलियन डॉलर की डील विन कंपनी ने रिपोर्ट की है। अनुमान था 7 से 9 बिलियन डॉलर। इनफैक्ट ये गाइडेंस कंपनी ने दी थी, तो लोअर एंड पर दरअसल ये डील विंस आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहां से ओवरऑल एनवायरनमेंट में कितना बदलाव आया है उस पर ज्यादा इम्पेटस दिया जाएगा। साथ ही साथ अगली तिमाही से डिटेल ये भी निकलता दिखाई देगा कि क्लाइंट्स कितने और इच्छुक है इस रिसेशन वाले एनवायरनमेंट में खर्च बढ़ाने के लिए, उसका डिटेल आएगा। फिलहाल तीसरी तिमाही तक जो ग्रोथ आई है, अगर आप देखें नॉर्थ अमेरिका और यूके वो ग्रोथ ड्राइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नतीजे ठीक है, बट कोई खास बड़ा धमाका नहीं। शुक्रिया हर्षदा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मार्केट की। 3 दिन की गिरावट के बाद बाजार में शानदार बाउंस बैक देखने को मिला। सप्ताह के पहले दिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर आज बंद हुए। सेंसेक्स 887 पॉइंट चढ़कर 60,747 पर और निफ्टी 242 पॉइंट चढ़कर 18,101 पर बंद हुआ।
सुमित से समझते हैं मार्केट का हाल। बताएं सुमित, सेक्टर्स और शेयर्स जहां सबसे ज्यादा एक्शन आज हुए। देखिए, आज एक बढ़िया तेजी बाजार में रही और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग आपको आज दिखाई पड़ेगी। फ्रंट लाइन, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में एक अच्छा मूव था। तो पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स जहां पर M&M लीड कर रहा था 3.5% की तेजी, TCS नंबर से पहले 3.5% का उछाल, SBI लाइफ 3% ऊपर और HCL टेक IT स्पेस के नंबर से पहले करीब 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। गिरने वाले शेयरों में टाइटन नंबर्स के बाद जो 2% का फॉल, बजाज फिनसर्व में प्रेशर जारी है, बजाज ऑटो ½ नीचे और HDFC लाइफ करीब ½ के आसपास का फॉल यहां पर भी रादर प्रॉफिट टेकिंग कह सकते हैं देखने को मिली। मिड कैप में L&T फाइनेंस होल्डिंग 5.5% की तेजी, मैक्स हेल्थ केयर 4% ऊपर, परसिस्टेंट करीब 4% ऊपर और अदानी विल्मर एक समय पर सर्किट करीब लेकिन 3% ऊपर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में आइडिया, नेगेटिव न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट, ट्रेंड 2.5% नीचे, HPCL 2% नीचे और प्रेस्टीज एस्टेट करीब 1.5% के आसपास का फॉल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आज फ्लेवर था IT में, तो पूरा IT स्पेस जोरों में, जिसमें परसिस्टेंट सिस्टम, TCS, HCL, टेक महिंद्रा, ये कुछ स्टॉक है जो कि 3 से लेकर 4% तक आज की तेजी में बढ़ते हुए दिखाई पड़े। शुक्रिया सुमित। और डेविंसन कंसल्टिंग के CEO अजय श्रीवास्तव का कहना है कि पोर्टफोलियो में IT शेयर जरूर होना चाहिए। उनका मानना है कि मौजूदा गिरावट में IT शेयरों में निवेश से आगे बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आपको इंडियन इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो IT के बिना आप नहीं बना सकते हैं पोर्टफोलियो। ये शॉर्ट टर्म विंडो मिलेगी, क्या पता और भी गिर जाए, उसमें कोई ये नहीं है, मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बट ये जरूर है कि ऐसे दाम पे अगर आप एंट्री करेंगे और थोड़ा सा माल रखेंगे अपने पास में एमिनिशन और लेने के लिए, तो आपका रिटर्न ठीक आएगा। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर में डिविडेंड, बायबैक और ग्रोथ, ये तीनों हमारी यूएस मार्केट डिटरमिनेंट है, डॉलर डिटरमिनेंट है। हमारा अपना चाहे ग्रोथ 1% होगी, आप देखेंगे इस साल में उनकी ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर, डॉलर ग्रोथ शायद 1% होगी, पर रुपी ग्रोथ 3 से 4% होगी। तो 8 से 10% तो सीधा उनका टॉप लाइन ग्रोथ होगा बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड कवर, अगर ठीक से लिए होंगे। तो उसको देखते हुए, आप फॉरवर्ड कवर का प्राइस देखते हुए, रियलाइजेशन देखते हुए, मेरे हिसाब से IT सेक्टर का जो करेक्शन है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका पोर्टफोलियो में नहीं है तो उसको ग्रो कर सकते हैं, अगर आपका हाई प्राइस पे है तो एवरेज कर सकते हैं, लो पे है तो फिर आपको चिंता की जरूरत ही नहीं है। इधर उत्तराखंड के जोशीमठ में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जोशीमठ में 600 से ज्यादा मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। हर दिन ऐसे मकानों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि शहर में सड़क के बीचों बीच कई दरारें दिखाई दे रही हैं। सड़क के किनारे मौजूद कई होटल भी इस खतरे की चपेट में आ गए हैं। जमीन धंसने की वजह से लोग दहशत में हैं। लोगों को दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। जोशीमठ में सभी निर्माण कार्य पर रोक लगा दिया गया है। जोशीमठ के हालात पर PMO की भी नज़र बनी हुई है। PM मोदी ने फ़ोन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जानकारी ली। इस बारे में PMO ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की है। जोशीमठ के में NDRF की एक टीम और SDRF की 4 टीमों को तैनात किया गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जोशीमठ के ताज़ा हालात पर पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी संवाददाता सांतिया गोरा ने। जोशीमठ के लोगों की शिकायत है कि उनकी बात को सुना नहीं गया और अलग अलग लेवल्स पे नहीं सुना गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के CM लेवल तक नहीं सुना गया। तो जहाँ पे जो कमियां रही हैं, क्या कोई एक्शन होगा कि किन की तरफ रहा? क्या आप लोगों से आपसे वो लोग मिले थे और मिले थे तो उस मीटिंग में क्या हुआ था? नहीं, मेरे को मिले थे और अभी इधर ही आकर मिले हैं जल्दी। मेरे को 1 तारीख को 2 तारीख को मेरी भेंट हुई है। और ऐसा नहीं है कि नहीं, इससे पहले सर, ये तो 1-2 तारीख तक तो मसला आप सामने आने लग गया था। वो कह रहे हैं कि पिछले साल से हम कोशिश कर रहे हैं। उस पर बाडिया संस्थान के लोगों ने और अन्य संस्थान के लोगों ने वहाँ पर सर्वेक्षण किया है पूर्व में और कुछ अध्ययन किया है उन्होंने। उनकी रिपोर्ट भी कुछ आई हैं और लेकिन कंप्लीट रिपोर्ट जब आएगी तभी हम कुछ कह पाएंगे। अभी इस पर लेकिन देरी तो हमारी तरफ से इसका मतलब दिख ही रही है ना सर। ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा कि अभी हमारी प्राथमिकता ये नहीं है, पीछे क्या हुआ अब उससे कुछ नहीं होने वाला। अब तो जो अभी तात्कालिक रूप से हम कर सकते हैं हमें उस पर ध्यान देना है और हम पूरी तरह से जोशीमठ के लोगों के साथ हैं। पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उनके साथ है हर तरीके से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हर प्रकार का जो भी काम करना होगा वहाँ पर किया जाएगा, उनका आश्वासन है हमारे साथ। इसलिए सभी लोगों को हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को भगवान जो है वहाँ पर हम सब पर कृपा करें, हमारे ऊपर हमारी रक्षा करें, जोशीमठ शहर को
बचाएं। और हम लोगों की तरफ से जो प्रयास है वो प्रयास 100% होगा। हम जोशीमठ के लोगों के साथ हैं और पूरी तरह से। जोशीमठ में जान पर खतरे का हवाला देते हुए प्रशासन ने सभी तरह के कंस्ट्रक्शन कार्य को बंद कर रखा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जोशीमठ से 11 किलोमीटर दूर भारी निर्माण कार्य चल रहा है। शांतिया की ये रिपोर्ट देखिए। जोशीमठ का मामला सामने आने के बाद शनिवार को यानी कि 7 जनवरी को राज्य प्रशासन ने एक ऑर्डर इशू किया था, आदेश जारी किया था और उसमें साफ कहा गया था कि जोशीमठ में और जोशीमठ के आसपास के इलाकों में किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होना है। हर तरह के कंस्ट्रक्शन के काम को इमीडिएटली फौरन रोक दिया जाए और तब तक के लिए रोका जाए जब तक कि आगे के आदेश नहीं आते हैं। अब फिलहाल हम जोशीमठ से महज 7 किलोमीटर दूर हैं और आप देख सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। इस चट्टान को काटा जा रहा है। दरअसल इस रोड को चौड़ा करने के लिए ये काम किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये कोई इमीडिएट या बहुत ज़्यादा नेसेसरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सड़क पे पत्थर गिरे हुए हैं तो सड़क को साफ किया जा रहा है, वो बिल्कुल नहीं है। मैं साफ करना चाहूँगी कि कोई नेसेसरी या मैंडेटरी कंपल्सरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं है। रोड को चौड़ा करने का जो काम चल रहा था पहले आदेश आने से पहले, आदेश आने के बाद भी वो बराबर ऐसे ही चल रहा है। इससे पहले भी हम जब 11 किलोमीटर दूर थे इस शहर के, हमने एक और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखी थी। वहाँ पर रोड के लिए जो कच्चा माल, रोड बनाने के लिए जो तैयार किया जाता है माल, वो बनाया जा रहा था स्टोन क्रशिंग के जरिए। वहाँ भी हमने जब पूछने की कोशिश की तो राज्य सरकार के जब आदेश के बारे में हमने वहाँ पे जो सुपरवाइजर मौजूद थे उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं, काम रोकने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। कैमरा पे उन्होंने ये बात नहीं कही पर समझाया हमें। अब देखिए, जब हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की तो उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिलाया था कि चाहे जो भी हो, जोशीमठ में स्थिति और खराब नहीं हो, इसके लिए हर कदम सरकार उठाने को तैयार है और उसी के तहत इस आदेश को जारी किया गया था। जोशीमठ के 600 से ज़्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक 3000 से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। स्थानीय लोगों की बात की जाए तो उनका कहना है कि ये आंकड़ा 10,000 तक जाएगा और सरकार जो कि दावे कर रही है कि हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है स्थिति को संभालने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सरकारी नुमाइंदा जो है इस पूरे स्ट्रेच पर हमें अब तक नहीं दिखा है जो कि इस बात को इंश्योर करे कि सरकार ने जो आदेश जारी किया है कंस्ट्रक्शन के काम को रोकने का, उसे माना जाए। 7 किलोमीटर दूर जोशीमठ से शहर से और आप देख सकते हैं ये हैवी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने जबरन या धोखे से हो रहे धर्मांतरण पर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ एक राज्य विशेष से जुड़ा मामला नहीं है, हमारी चिंता देश भर में हो रहे ऐसे मामलों को लेकर है। इसे किसी एक राज्य से जोड़कर राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी को भी सहयोग करने को कहा। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताइए असीम, कोर्ट की कहानी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट धर्म परिवर्तन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इस याचिका में कहा गया है कि जो भी धर्म परिवर्तन जबरन, धोखे से या लालच देकर के होते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करो, उसको लेकर के किसी तरह की गाइडलाइंस लेकर के आए। तो आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो जो तमिलनाडु के वकील है उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कोई भी धर्मांतरण नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के वकील को फटकार लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला, जिसको लेकर के हम चिंतित है। आप इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश ना करें, हम देखेंगे कि हम इसमें क्या कर सकते हैं और सरकार किस तरह से इसको लेकर के कदम उठा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसको लेकर के हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट अब 7 फरवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। उसके बाद ही धर्मांतरण जो जबरदस्ती करवाया जाता है या धोखे से या लालच देकर करवाया जाता है, उसको लेकर के किसी तरह की गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। शुक्रिया असीम। बढ़ते आगे, दिल्ली के कंजावाला केस में रोहिणी कोर्ट में 6 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके पहले 7वें आरोपी को कोर्ट ने शनिवार को शाम को ही जमानत दे दी थी। वहीं आज इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप तो 90 दिनों तक सिर्फ सीसीटीवी करते रहेंगे, एक बार में सारी फुटेज क्यों नहीं ले जाती।
वहीं कोर्ट की सुनवाई के बाद एक बार फिर अंजलि के परिवार ने सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कैंडल जलाकर अंजलि को याद किया और साथ ही उसके लिए इंसाफ की मांग भी की। दरअसल अंजलि के परिवार की मांग है कि आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा दिलाई जाए। लोन फ्रॉड मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों को जमानत देते हुए कहा कि इनकी गिरफ्तारी कानून के अनुसार नहीं थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई को चंदा कोचर और उनके पति को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी है। बता दें कि सीबीआई ने चंदा और दीपक दोनों को 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत को 26 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। तीनों को 10 जनवरी तक 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल के बाद अब बिहार में भी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव का मामला सामने आया है। जब वंदे भारत एक्सप्रेस कटिहार के बारसोई इलाके में थी तभी ट्रेन पर पथराव हुआ। हालांकि इस पत्थरबाजी में ट्रेन या किसी यात्री को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वहीं वंदे भारत पर पत्थरबाजी के आरोप में पुलिस ने 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इससे पहले पश्चिम बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर बंगाल में भी 2 बार पत्थरबाजी की घटना हो चुकी है। राजनीतिक खींचतान और सियासी टकराव की एक तस्वीर तमिलनाडु में दिखी आज। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल में ठन गई। आखिर राज्यपाल भाषण छोड़कर निकल गए। दरअसल सरकार के तैयार किए गए अभिभाषण को पढ़ते समय राज्यपाल ने कुछ शब्दों को छोड़ दिया और इस पर सीएम स्टालिन ने ऐतराज जताया था। इस पर सीएम ने प्रस्ताव पारित करवाया और विधानसभा ने इसे अपना लिया। इसके बाद राज्यपाल सदन छोड़कर निकल गए। राज्य के इतिहास में यह पहला वाकया है जब ऐसा हुआ। डीएमके ने राज्यपाल आरएन रवि के खिलाफ नारेबाजी भी की। इधर बिहार में जाति के आधार पर जनगणना शुरू हो गई है। इसका देश की राजनीति पर क्या होगा असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में प्रदर्शनकारियों के जबरदस्त हंगामे के बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने आपातकाल का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारी ब्राजील के संसद भवन में भी घुस गए। यहां तक कि ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट में भी तोड़फोड़ की गई। आपको बता दें कि ब्राजील में अक्टूबर में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिसमें वामपंथी नेता लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा की जीत हुई थी। लूला ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराया था। हार के बाद बोल्सोनारो के समर्थक चुनावी नतीजों को गलत बताते हुए सड़कों पर उतर गए। इसके बाद से वहां प्रदर्शन जारी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ब्राजील के हालात पर चिंता जताई है। साथ ही उन्होंने ब्रासीलिया में हुए सरकारी संस्थानों में तोड़फोड़ और दंगे की निंदा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि ब्रासीलिया में सरकारी संस्थानों के खिलाफ दंगे और तोड़फोड़ की खबरों से बेहद चिंतित हूं। लोकतांत्रिक परंपराओं का सभी को सम्मान करना चाहिए। हम ब्राजील के अधिकारियों को अपना पूरा समर्थन देते हैं। वहीं उन्होंने अपने इस ट्वीट में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा को टैग भी किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बंद होने के बाद से गेहूं और आटे की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में कीमतें 1 रुपए प्रति किलो तक बढ़ चुकी हैं। सरकार जल्द ही खुले बाजार में गेहूं बेच सकती है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताया असीम, क्या है सरकार का एक्शन प्लान?
देखिए, सरकार ने 1 जनवरी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बाद गेहूं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में गेहूं की कीमतों में, गेहूं और आटे की कीमतों में 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी पिछले 1 हफ्ते के अंदर देखने को मिली है। अगर मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो जो गेहूं और आटे का होलसेल प्राइस है उसमें करीबन 25% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो सरकार इसको लेकर के काफी परेशान है। सरकार खुले बाजार में गेहूं बेचने की तैयारी कर रही है। बफर स्टॉक के नियमों के मुताबिक सरकार को 1 जनवरी को 138 लाख मीट्रिक टन गेहूं चाहिए होता है। अभी सरकार के पास इससे 21 लाख मीट्रिक टन गेहूं अतिरिक्त है, तो सरकार इसे खुले बाजार में बेचने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर के फैसला इसी हफ्ते हो सकता है। सरकार 15 से 20 मीट्रिक लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेच सकती है। ओएमएस स्कीम के जरिए ये गेहूं बेचा जाएगा। एक बार ये गेहूं खुले बाजार में आता है तो इससे आने वाले दिनों में गेहूं की कीमतें कम हो सकती हैं। शुक्रिया आसिफ। और अमेरिका के लास वेगस में हुए कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो CES 2023 में LG के सिग्नेचर M3 टीवी ने जीत लिया इनोवेशन अवार्ड। 97 इंच का ये वायरलेस टीवी, इसकी खासियत बता रही है हमारी संवाददाता शिवानी घरत। LG ने कई सालों से OLED TVs लॉन्च किए हैं, लेकिन दिस वन इज स्पेशल। इट इज इन फैक्ट द वन बिहाइंड मी इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वायरलेस OLED TV। काफी कूल है ये। 97 इंच की साइज में इस CES के दौरान LG ने लॉन्च किया है और काफी ब्यूटीफुल लुकिंग इसका डिस्प्ले और कई सारे फीचर्स के साथ आता है। इसी के साथ साथ मतलब इस 97 इंच के साथ साथ कई सारे अलग साइजेस में और इंचेस में आपको ये डिवाइस मिलेगा। इधर गुजरात के बड़ोदरा में इन दिनों ऐतिहासिक विंटेज कार्स की प्रदर्शनी चल रही है। ये प्रदर्शनी 1890 में बने लक्ष्मी विलास पैलेस के परिसर में लगाई गई है। यहाँ आपको 1886 में मर्सिडीज बेंज के फाउंडर कार्ल बेंज की बनाई हुई बेंज पेटेंट मोटर वैगन भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 1911 की नेपियर, 1922 की डेमलर, 1930 की सेवरले डिपो हैक वुडी, 1932 की शेवी, 1935 की फोर्ड स्पेशल जैसी कारें भी यहाँ मुख्य आकर्षण बनी हुई हैं। इस प्रदर्शनी का आयोजन 21 गन सैल्यूट हेरिटेज ने किया है। इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के लिए देश के अलग अलग शहरों से विंटेज कार ओनर्स बड़ोदरा पहुंचे हैं। इसमें बहुत ही खास गाड़ियाँ आई हैं। इसमें वेटरन एंड एडवर्डिन क्लास में 1902 से लेकर 1914 तक की कार्स हैं। सबसे पुरानी हॉल्समैन है और सबसे लेटेस्ट में रीगल है। ये जो नाम है ये लोगों ने सुने ही नहीं है इससे पहले। भारत में ये गाड़ियाँ पहली बार दर्शाई जा रही हैं। As you can see in the original Jaipur blue, it's being displayed at any show, anywhere for the first time. So it's her debut. It's the debut for the car. Then I have another special car, which is the ex-Pope's car and Mother Teresa's car. So when the Pope visited India in 1964, the car was specially imported for his visit. और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए। CNBC आवाज़ से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।